हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जहां पूरी दुनिया ये मानती थी कि एटम एक सॉलिड बॉल की तरह है, लाइक ए वाटरमेलन, वहीं रदरफोर्ड ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने पुरानी थ्योरीज को ठिकाने लगा दिया। गोल्ड फॉइल पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया और जो एटम के अंदर एक इतनी छोटी चीज जो ना दिखाई देने वाली चीज है, वो सब कुछ कंट्रोल करके रखती है। क्या आपको ये साइंस फिक्शन की तरह लग रहा है? नहीं, ये 100% रियल बात है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे रदरफोर्ड ने पुराने मॉडल के तोड़कर एटम के एक नए स्ट्रक्चर की नींव वहां पे रख दी थी, जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ मोस्ट थ्रिलिंग डिस्कवरी इन द साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या किया रदरफोर्ड ने ऐसी क्या उसने डिस्कवरी कर दी कि पूरी दुनिया वहां पे चौंक गई थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड के बारे में समझने से पहले हम एटम के बारे में छोटी सी एक चीज समझ लेते हैं। जैसे पहले वाली वीडियो में हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को समझ के आए थे, वैसे ही यहाँ पे हम एक और चीज समझ लेते हैं जो एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने डिस्कवरी की कि जैसे जे थॉमसन ने एक डिस्कवरी की थी, एक ट्यूब के अंदर गैस के पार्टिकल में इलेक्ट्रिक चार्ज वहां पे, करंट वहां पे डाल दिया था। उसकी वजह से क्या हुआ था, कैथोड रे पॉइंट से एनोड की तरफ एक रे जा रही थी जिसको इलेक्ट्रॉन बोला गया था। यहाँ पे लेकिन गोल्डस्टीन ने एक चीज और बता दी कि उन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नेगेटिव स्ट्रीम के साथ साथ कुछ ऐसी एक पॉजिटिव चीज की स्ट्रीम भी दिखाई दे रही है इसके अंदर, कि उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। उन्होंने इसका नाम दे दिया था कैनाल रेज, उनका नाम दिया था कैथोड रेज। ये जो रेज है ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। उन पॉजिटिव चार्ज वाली चीज को भी उसने सब एटॉमिक पार्टिकल बोला, जो कि इक्वल है मैग्नीट्यूड में। यानी कि जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की जा रही है उतनी ही इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वहां पे जा रही है। पर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन साइन में अलग अलग है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखिए क्या हुआ, जो प्रोटॉन है उनका ये भी डिस्कवरी हुई कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स क्या है, बड़े हैं, उनका मास ज्यादा है और इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव वहां पे चार्ज है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा दोनों का। और इनका नाम इन्होंने दे दिया प्रोटॉन, डिनोट करते हैं इसको हम स्मॉल p से। देखिए, हम जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स की थी, वैसे ही हम प्रोटॉन की कुछ विशेषताएं कर लेते हैं। इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, इसके मास के बारे में, दूसरा इसके चार्ज के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में। जो मास होता है प्रोटॉन का, वो बताया गया है कि एक्चुअली हाइड्रोजन एटम का जितना मास होता है सेम उतना ही होता है। ठीक है, जिसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा होता है, उस हाइड्रोजन एटम जितना इसका मास होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2000 टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से। और दूसरी चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है इलेक्ट्रॉन के जितना ही, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब साइन क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या था, नेगेटिव वहां पे चार्ज आपको देखने को मिला था। तो एब्सोल्यूट चार्ज इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। ठीक है, अब बातें हैं हमारे रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवरी की, कैसे डिस्कवरी की, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनको क्या बोला गया है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्यों बोला गया है, ये आगे जाके आपको खुद ही पता चल जाएगा। इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही फेमस डिस्कवरी की थी और बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट के साथ उन्होंने क्या किया, एक क्या क्या उन्होंने इंस्ट्रूमेंट लिए, क्या क्या उसने चीजें ली उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो हम पहले देख लेते हैं। उन्होंने क्या बताया कि इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। जैसे जे थॉमसन ने इससे पहले क्या कर लिया था, डिस्कवरी कर ली थी इलेक्ट्रॉन की, और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड को ये लगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन आए हैं, जो प्रोटॉन आए हैं, ये एग्जिस्ट कहाँ है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये इसके अंदर अरेंज है। तो बहुत इनकी क्या थी, इंटरेस्ट था ये जानने में कि इलेक्ट्रॉन अरेंज कहाँ है किसी भी एटम के अंदर। तो रदरफोर्ड ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उसके अंदर क्या किया, एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को लिया गया, जो
किससे बने हुए थे और उसको हमने किसके ऊपर डाला, अल्फा पार्टिकल को एक थिन गोल्ड फॉइल, यानी कि हम अच्छे से समझते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिसपे आप खाना लपेट के लेके जाते हो, रोटी वगैरह लपेट के लेके जाते हो, वो क्या है, एल्यूमिनियम की पतला फॉइल है। ऐसे ही क्या किया, रदरफोर्ड ने गोल्ड का पतला सा फॉइल ले लिया, सेम वैसे ही। ठीक है, और क्या किया, दूसरी चीज उसने ली, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके चार्ज कितना होता है, 2 यूनिट। 2 यूनिट होती है पॉजिटिव चार्ज की, और इसका मास कितना होता है, सेम हीलियम एटम के जितना, 4 यू इसका क्या होता है, मास होता है। ठीक है, ये आपके अल्फा पार्टिकल थे। और इन्होंने अरेंज कैसे किया, और गोल्ड फॉइल इसने इतना थिक लिया कि बस उसमें 1000 के अराउंड ही क्या हो, एटम हो। देखिए क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट ऐसे सेटअप किया गया, एक सोर्स लिया गया जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, और उनको डाला किस पे गया है, उन्होंने डाला है एक गोल्ड फॉइल के ऊपर। ये इन्होंने क्या ले लिया, गोल्ड फॉइल ले लिया। डायरेक्ट तो इनको डाला नहीं गया, तो इसमें एक कार्डबोर्ड में छोटा सा होल करके इसके आगे रख दिया गया था, जैसे यहाँ पे, इसमें से, ताकि पर्टिकुलर एरिया पे यहीं पे और इधर उधर कहीं भी अल्फा पार्टिकल ना जाए और वो गोल्ड फॉइल पे जाके टिके डायरेक्ट। और इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, अल्फा पार्टिकल को नोट करने के लिए, नोटिस करने के लिए कि भाई कहाँ जा रहे हैं, उनकी मूवमेंट कैसे हो रही है, उसके लिए इसके अराउंड, गोल्ड फॉइल के अराउंड स्क्रीन प्लेस कर दी गई, ताकि क्या हो, डिटेक्ट कर सके हम अल्फा पार्टिकल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सपेरिमेंट। देखिए अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल की यहाँ पे बम्बार्डमेंट हुई, और क्या हुआ, ऐसे जाके ये इस जो गोल्ड फॉइल है उसके आर पार चला गया, उसको पार करके चला गया, और स्क्रीन पे हम इसकी डिटेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, इसके पीछे रीजन क्या था, ये जो सिंपल एक्सपेरिमेंट इसने किया कि इसने देखा कि जो ये अल्फा पार्टिकल है गोल्ड फॉइल से आर पार चली गई। ये सेम आपको ऐसा ही नहीं लग रहा, जैसे मान लिया हम आपको वहां पे खड़ा कर दूं, जैसे खेत के बाहर से क्या होता है, फेंसिंग सी लगी होती है, जैसे पार्क के बाहर से ऐसे फेंसिंग होती है ना, यहाँ पे आपको आपकी आंखों के पट्टी बांध के इसके आगे खड़ा कर दिया जाए, और आपको छोटा सा पत्थर दे दिया जाए आपके हाथ में, और ये बोला जाए कि इसके ऊपर, फेंसिंग के ऊपर आप पत्थर मारिए। तो भाई आपका क्या क्या वहां पे चांस हो सकते हैं इस पत्थर के, एक तो चांस हो सकते हैं आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, ना आप निशाना लगा सकते, आप बस ऐसे ही धूल में लठ मार रहे हैं, यानी कि धूल में लठ मारने का मतलब ये है कि आप कुछ भी मतलब ऐसे ही अंदाजे से आप फेंक रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, पत्थर को फेंका, तो कुछ चांस तो ऐसे हैं कि ये पत्थर इस फेंसिंग से, यहाँ पे जो स्पेस है इससे आर पार चला जाएगा। ठीक है जी, एक चांस आपका ये हो गया, आर पार ये चला गया। दूसरा चांस क्या हो सकता है, जो ये पत्थर है ये इससे टकराए और नीचे गिर जाए, इससे टकराए या नीचे गिर जाए, इससे टकराए नीचे गिर जाए, ऐसे हो सकता है। ठीक है जी, हो सकता है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये पत्थर मारना है 12,000 टाइम्स, 12,000 बार एक पत्थर आपको ऐसे मारना है, तो आपके बहुत ज्यादा ऐसे चांस होंगे कि ये आर पार चला जाएगा, बहुत ज्यादा ऐसे चांस होंगे नीचे गिर जाएगा। और कुछ एक आधा चांस मान लो ये भी हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में आपने पत्थर को फेंका, ये थोड़ी दूर उसी डायरेक्शन में वापस भी आ जाए, ऐसे सीधा फेंका, हो सकता है भाई, प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो हो सकता है कि 12,000 जब आप पत्थर फेंको तो एक पत्थर उल्टा उसी डायरेक्शन में थोड़ी दूर आ सकता है। ठीक है, ये 3 कंडीशन यहाँ पे थी। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो ये एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी नहीं है, इसको तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे। देखिए पहली कंडीशन हमारी लागू हो गई, यहाँ पे हमने अल्फा पार्टिकल को फेंका और बाय चांस ऐसा हो गया कि जो अल्फा पार्टिकल है गोल्ड फॉइल से आर पार चले गए, जैसे पत्थर चला गया था। देखिए सेम यही चीज यहाँ पे बताई गई है, जैसे पत्थर फेंका इस बच्चे ने और ये क्या चला गया, दूसरी तरफ चला गया। क्योंकि यहाँ पे इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि इसके बीच में क्या था, स्पेस था, उस स्पेस से होते हुए तो ये दूसरी साइड गया है पत्थर, स्पेस नहीं होता तो वापिस आ जाता। ठीक है, इससे हमें पहली चीज से क्या पता चल गया है कि एटम के बीच में कोई ना कोई स्पेस तो है, कोई ना कोई ऐसी जगह तो है। लेकिन जो पहले साइंटिस्ट बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि एटम तो सॉलिड है, एटम के अंदर जगह ही नहीं है, पूरा भरा हुआ है। ऐसा तो नहीं है, एटम के अंदर पता चल गया हमें कोई ना कोई एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है जी, पहली चीज हमें पता चल गई है। अब हम देखिए यहाँ पे हमें पता लगा है कि गोल्ड एटम देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस फ्रॉम वेयर अल्फा पार्टिकल पासेस। दूसरी चीज हम देख लेते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या होगी। दूसरी कंडीशन क्या हुई, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आए और ये डेविएट हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, या फिर ये ऐसे भी डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, मुड़ गए वापिस से इससे टकरा के। तो इससे जैसे दूसरा हमने चीज की थी कि जैसे इस बच्चे ने पत्थर फेंका और इससे टकरा के नीचे गिर गया, ये भी पॉसिबल है, चांस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला, अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसे चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। और हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की थी कि पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वहां पे। पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराएगा तो क्या होंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि डिफ्लेक्ट करेगा।
ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया है कि प्रोटॉन भी प्रेजेंट हैं एटम के अंदर, कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज चीज प्रेजेंट है, वहां से टकराई तो चांस बहुत कम है उससे टकराएगी, वहां से अगर टकराई तो क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हो गई इसकी। ठीक है जी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच टर्न द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को वापस भेज दिया। थर्ड चीज अब हम देख लेते हैं, थर्ड चीज यहाँ पे दिखाई नहीं गई है, हम बता देते हैं वैसे ही कि यहाँ से टकराई और यहीं से इसी रास्ते वापस आ जाती है। ये थर्ड पॉसिबिलिटी आपकी होती है, हो सकता है 12,000 बार अगर अल्फा पार्टिकल को फेंका जाए तो एक उसमें से वापस आती, उसको नजर आई रदरफोर्ड को। ठीक है, इन तीनों चीजों से उसको क्या क्या पता चला, पहली चीज से तो उसको पता चल गया कि भाई जो एटम है उसके अंदर कोई ना कोई स्पेस तो है, सॉलिड तो हम उसको नहीं बोल सकते जो बाकी साइंटिस्ट बोल रहे थे। अब दूसरी चीज इसको क्या पता चली कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रेजेंट है। और देखिए तीन आपका 5 जिसमें आपको अल्फा पार्टिकल आपने फेंके तो 3 तो आर पार चले गए, 2 हैं डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि एम्प्टी स्पेस ज्यादा है एटम के अंदर बजाय कि सॉलिड स्पेस के। तो एम्प्टी स्पेस आपका क्या है, ज्यादा है, इसी वजह से ज्यादातर गोल्ड फॉइल से क्या हो जाती हैं, पार हो जाती हैं। 2 एक्सपेरिमेंट हमें पता चल गए। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला इस चीज का, इट इज ऑल्सो गिवन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एटम, कुछ यहाँ पे क्या दिए गए हैं न्यूक्लियस के बारे में, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस का यहाँ पे पता चला। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियस क्या है, एटम का पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, एक एटम के अंदर बीच में कुछ ना कुछ चीज प्रेजेंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और वो क्या है, हार्ड है, हार्ड पार्ट है, जब तभी तो उससे टकरा के वापिस आ रही है लाइट रेज। तो ठीक है, 2 चीजें हमें पता चल गई कि पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस और क्या है, वेरी डेंस है और हार्ड पार्टिकल है। तीसरी चीज हमें क्या पता चली, बाकी बहुत ज्यादा स्पेस क्या है, खाली है, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू एटम। ठीक है, कितना कम है, 10⁵ टाइम, 10 के आगे अगर हम 5 जीरो लगा लें, इतनी बार गुना कर दे, उतना छोटा है न्यूक्लियस और उतने हम कह सकते हैं कि उतना बड़ा आपका क्या है, एटम है। ठीक है, तो बोला कि हमने जो न्यूक्लियस एटम का वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम एज ए होल, तो साइज क्या है 10⁵ टाइम स्मॉलर है, रेडियस ऑफ उसकी रेडियस है ये एटम से। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि न्यूक्लियस ऐसा दिखाई देता है जैसे इतने बड़े स्टेडियम के अंदर जो क्रिकेट ग्राउंड है इसके अंदर हमने क्या कर दिया, छोटा सा मटर का दाना यहाँ पे रख दिया, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, रिलेटिवली साइज ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है, पी रख दिया हमने किसके बीच में, लार्ज स्टेडियम के बीच में, तो ये आपका काम करता है न्यूक्लियस की तरह। 3 चीजें इसने बता दी कि एटम में जगह खाली होती है, दूसरी चीज इसके मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और तीसरी चीज हम कह सकते हैं इसका न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। और एक चीज हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि उन्होंने ये बताया कि जो पूरा एटम है उसका मास, उसका वजन, उसका मास कहाँ पे लाई करता है, सेंटर में लाई करता है, और सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। तो हम ये मान सकते हैं कि न्यूक्लियस ही क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें होते हैं वही एटम का मास देता है हमें। ठीक, अब भाई रदरफोर्ड का इंटरेस्ट तो इस चीज में था कि वो ये पता करना चाहता था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ अरेंज हुए हैं इस पूरे एटम के अंदर। तो उसको इतना तो पता चल गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड, सॉरी ये एटम है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, इतना तो पता चल गया था उसे। लेकिन इसमें वो अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, उसके ड्रॉबैक्स ये रह गए थे, ड्रॉबैक यानी कि खामियां उसके मॉडल में क्या रह गई थी, ये हम यहाँ पे देखेंगे। वो ये नहीं बता पाया हमें कि जो एटम है वो स्टेबल है, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में उसने हमें कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं दिया। उसने बल्कि क्या बोला, उसने ये बोला कि जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, चक्कर लगा रहे हैं। अब एक चीज हम मोशन वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन तो होती है। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सर्कुलर पाथ में भी क्या होगा, कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो वहां पे प्रेजेंट होगी। तो हम देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट यानी कि एक एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अगर मैं आपको एक गाड़ी दे दूं और उसमें फुल करवा दूं उसका टैंक, ठीक है,
और मैं आपको बोल दूं कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते जाना है, रिवॉल्व करते जाना है, रिवॉल्व करते जाना है, तो कोई ना कोई एक टाइम जो आपकी उसमें वेलोसिटी की चेंज हुआ है गाड़ी के अंदर और वहां पे एक्सेलरेशन भी कोई ना कोई आई है, तो मूविंग पार्टिकल में एक्सेलरेशन तो जरूर होगा। ऐसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी एक्सेलरेशन तो जरूर बनेगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड एनर्जी आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या होगा कि उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, एनर्जी को बर्न कर रहे हो, यानी कि पेट्रोल को बर्न कर रहे हो, तभी तो मूव कर पा रहे हो। तो अगर आप रिवॉल्व कर रहे हो किसी भी चीज के अराउंड, तो वहां पे एनर्जी तो आपकी बर्न होगी। ठीक है, एनर्जी को तो आप रेडिएट जरूर करोगे। तो इसने और एक टाइम ऐसा आएगा आपका फ्यूल खत्म हो जाएगा और आप आगे नहीं रिवॉल्व कर पाओगे। ठीक, सेम चीज इसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बोली, ये बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने मान लिया रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड, पर रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी तो वो छोड़ेंगे, एनर्जी तो रेडिएट करेंगे, एक्सेलरेटेड हो गए, क्योंकि रिवॉल्विंग चीज क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है वहां पे। तो वो क्या करेंगे, कोई ना कोई चीज एनर्जी तो वो क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या क्या सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे? इसके अकॉर्डिंग तो होना तो यही चाहिए था भाई, सही बोल रहा है बेचारा ये भी। तो अगर सारे एटम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सारे न्यूक्लियस के अंदर गिर गए तो क्या हो गया, तो कोई स्टेबिलिटी हुई नहीं। तो एटम, इसने ये बता दिया कि एटम तो इस तरीके से अनस्टेबल हो गया कि भाई मैं तो इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाया इस एक्सपेरिमेंट से, मेरा तो सिर चकरा गया। कोई भाई बताना मुझे भी, अगर किसी को पता चले तो, इस एक्सपेरिमेंट में तो मुझे कुछ नहीं पता चला। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये यही चीजें बता रही कि ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो कह सकते हैं कि हाईली अनस्टेबल हो गए, तो मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म दैट वी नो, कि मैटर है वो किससे बना है, एटम से। एटम स्टेबल नहीं है तो मैटर कहाँ से आएगा जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है? तो इसके अकॉर्डिंग तो ये बात गलत होगी। तो आगे जाके एक साइंटिस्ट आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आगे साइंटिस्ट आएगा, नील बोर नाम से एक साइंटिस्ट आएंगे, वो हमें ये बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड, और क्यों उनकी एनर्जी खत्म नहीं होती, कैसे क्या पाथ होता है उनका, ये सारी चीजें नील बोर हमें आके बताएंगे, जो हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो तभी तक आप ये रिवाइज करते रहिएगा दोनों मॉडल, जे थॉमसन का जो हमने कल वाली वीडियो में किया था, और रदरफोर्ड का मॉडल आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, ताकि आपको अच्छे आगे वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।